उनको बीएलओ पद से हटा दिया जाए। अच्छा, ये मुद्दा है। तो अब हम इस इंडियन सिटीजनशिप देना ये तो कहीं का भी ये नहीं है भाई। हम क्यों देंगे बांग्लादेशियों को अपना हाँ, देश का थोड़ा सा नागरिकता? क्योंकि तो ये अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, लेकिन क्योंकि क्यों सीमांचल की एक भाईचारे वाली मिसाल है जो पूरे देश में दी जाती है। भाईचारे की, अमन चैन की जो यहाँ है, हिंदू मुस्लिम सबकी भाईचारा एक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर से हम हाजिर हैं आपका अपना चैनल चर्चा घर में। तो आज एक ख़ास मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, यानी हम तीनों चर्चा करेंगे के पास और जानते हैं वो कौन सा मुद्दा और कौन सा मामला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। तो हाजी साहब, आजकल इन दिनों जो सीमांचल में एक मामला खूब तूल पकड़ा हुआ है, वो है जो ठाकुरगंज के प्रेजेंट विधायक जी हैं गोपाल अग्रवाल जी, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है। उन्हीं पत्र को लेकर के सीमांचल में एक बवाल छिड़ा हुआ है। तो पत्र ये है कि उन्होंने एक पत्र लिखा था बिहार सरकार को। उनमें उनका ये मेंशन था कि ठाकुरगंज के जितने भी सरकारी टीचर हैं शेरशाहबादी कॉलोनी के और जो बीएलओ पद पे हैं, उनको बीएलओ पद से हटा दिया जाए। अच्छा, ये मुद्दा है। तो अब हम इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ मुंतज़िर कैफ़ी सर हैं, उनसे जानेंगे कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं। असल में मेरा ख्याल ये है कि पद से हटाना उनका कोई मेन मकसद नहीं है। यहाँ मामले को तूल इसलिए पकड़ा गया है कि पहले इसके जड़ में जाते हैं। अंदरूनी बात क्या है? असल में पद से हटाना उसका मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि उनका ये एलिगेशन है कि वो जो बीएलओ है वो ऐसे लोगों को नागरिकता दे रहे हैं जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है, उनका सीधा सीधा टारगेट ये है कि जो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम है उनको वो नागरिकता दे रहे हैं। मतलब एक तरह से वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि एक अकेला छोटा सा पद पे बीएलओ जो कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का काम करते हैं, घर घर जा कर के डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनका अपलोड करते हैं, वो किसी बाहर से आए हुए लोग को नागरिकता दे सकते हैं। ये आप समझ में आ रहे हैं आपको? ये भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि बांग्लादेश के लोगों को हमारे हिंदुस्तान का यानी इंडियन सिटीजनशिप देना ये तो कहीं का भी ये नहीं है भाई। हम क्यों देंगे बांग्लादेशियों को अपना हाँ, देश का नागरिकता? क्योंकि तो ये अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, लेकिन क्योंकि क्यों गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या ये। लेकिन दरअसल ये जो बात है ये बेबुनियाद बात है। अच्छा, ये जो मामला दरअसल लग रहा है कि ये जो सीमांचल की एक भाईचारे वाली मिसाल है जो पूरे देश में दी जाती है। भाईचारे की, अमन चैन की जो यहाँ है, हिंदू मुस्लिम सबकी भाईचारा एक है। तो उन्हीं को देखते हुए वो इनके बीच में एक खलल पहुँचाना चाह रही है ताकि यहाँ भी टूटे फूटे, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो। तो इसी वजह से उन्होंने एक पार्टिकुलर बिरादरी को टारगेट किया हुआ है, शेरशाहबादी को। जी सवानी सर भाई, आप बिल्कुल सही कहे। ये तो एक बेबुनियाद वाली बात कही है, लेकिन एक चीज़ आपको ये समझ में नहीं आ रही कि एक बीएलओ अगर वो किसी बाहर, सोचने वाली बात है, बाहर के किसी आदमी को अगर इंडिया की नागरिकता दे सकता है एक छोटे से पद पे, मतलब एक 2-4 महीने का उनका ड्यूटी होता है, उसके बाद जब तक उनका काम होता है वो करते हैं, उसके बाद फिर उसका वो जो टीचर है वो टीचिंग करते हैं। उसके अंदर इतनी पावर है कि वो एक पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दे। मतलब आप सोच के देखिए, जब आपका नाम चढ़ाया गया था, बीएलओ आया था आपके घर पे? जी आया था, बिल्कुल आया। तो आप बताइए कि आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ा था। आपको वोटर आईडी कार्ड से बनने के लिए आधार कार्ड देना पड़ा। आधार कार्ड बनने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र का, आपका निवास प्रमाण पत्र लिया, आपका जाति प्रमाण पत्र लिया, आपका हिस्ट्री देखा गया कि आप यहाँ से बिलोंग करते हो। इंटायर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जाकर के आपको एक वोटर आईडी कार्ड मिला, आपको वोट देने का अधिकार मिला। मामला ये है कि ये जो ईसीआई में जो नाम चढ़ने का मामला है वोटर लिस्ट में, एक लंबी प्रोसेस है।
जी क्योंकि जब भी आप कोई भी BLO आपके घर में जा करके आपका नाम ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो सबसे पहले इनमें 18+ एज लिमिट होनी चाहिए, उससे कम का तो होगा नहीं। उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं जो आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड होने चाहिए आपके पास, जी जी बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, जी। आपके पापा या मम्मी का कोई वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उनका एपिक नंबर चाहिए, बिल्कुल। आपका एक सिग्नेचर चाहिए, फोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये- रेफरेंस हाँ, के लिए वो हाँ, माता पिता हाँ, का वोटर आईडी वोटर नंबर ID भी चाहिए उनको। मतलब कि आपके माता पिता अगर वोटर कार्ड में आपके माता पिता का नाम नहीं है तो आपके लिए एक बड़ा इशू है। इशू है, ये भी चाहिए। ये भी तो चाहिए, फिर ये अच्छा। एक प्रोसेस जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो एक मामला छिड़ा हुआ है कि एक BLO नागरिकता दे रही है किसी और कंट्री के लोगों को, बांग्लादेशी कंट्री के। हम यही जानना चाहते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन गलत क्या है इसमें? लेकिन मामला ये है, वो जो है, वो जो विधायक जी हैं, ये एक तरफ से पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। उनका साफ साफ ये एक अंदेशा है कि पूरा सिस्टम जो है वो नकारा हो गई है, एक ही आदमी पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जो वो BLO है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि अगर वो पर्टिकुलर आदमी जो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए आया है, तो उनके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा पहले से बनाया हुआ, उनके पास आधार कार्ड होगा बनाया हुआ। तो उनके पास आधार कार्ड कहाँ से आया? ये तो BLO जनरेट नहीं करती है, ये जनरेट करती है UIDAI, ठीक है। तो और UIDAI जो इसको जनरेट करती है, उसके लिए भी उनको प्रूफ चाहिए। उनके लिए उनको जो प्रूफ चाहिए वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे ही आप आजकल न्यू आधार कार्ड जनरेट करा सकते हैं। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए उनको। वो बर्थ सर्टिफिकेट फिर कहाँ से उनके पास आया? ये तो BLO बना के दिया नहीं उनको। ये तो आपको आपके ग्रामीण, आपके कस्बे, यानी जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के जो आशा हैं या आंगनबाड़ी केंद्र के ज़रिए उनका एक पार्टिकुलर फॉर्म में सिग्नेचर होता है। फिर वो जाके आपका कांस्टेबल का सिग्नेचर होता है आपके एरिया के, चेक क्रॉस वेरीफाई के लिए कि ये ऑथेंटिक बंदा है कि नहीं है। फिर जाके वो जाती है मुखिया जी, जो आपके पंचायत के एक मुखिया है, उनसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है, फिर वो साइन करते हैं अपना। सवानी सर साहब, ये तो हो गया उन बच्चों के लिए कि चलिए बच्चा हॉस्पिटल में हुआ तो वहाँ से नहीं, मिल गया, नहीं, या ये फिर एक- आशा। हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मान लिए किसी का बचपन में बर्थ सर्टिफिकेट ना बना हो तो उनके लिए प्रोसेस क्या हाँ, उनके लिए आसान है? नहीं, उनके लिए तो और हार्ड है। उनके लिए और उनको hard? एक स्टेप और ये करना होता है, उनका एक स्टेप और बढ़ जाता है कि उनको बनाने के लिए सबसे पहले उनके माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। उनके माता पिता का आधार कार्ड वहीं का जेन्युइन होना चाहिए। फिर उनके डॉक्यूमेंट को, और उनके साथ में 3 और आधार कार्ड होने चाहिए जो उस बंदे से, जिनका आधार कार्ड, जिनका बन रहा है आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, उनसे 18+ होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका और 10 साल है, तो जो जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं 3 आदमी का, वो आपसे 18 साल बड़ा होना चाहिए, यानी 28 साल के प्लस होने चाहिए उनका। और ये फिर वो डॉक्यूमेंट फिर आपका कोर्ट वेरीफाई, यानी एफिडेविट उनका बनता है। देन फिर वो प्रोसेस होता है, ब्लॉक वाला प्रोसेस। तो एक लंबा प्रोसेस है। फिर मुखिया जी को वेरीफाई करने के बाद फिर ये ब्लॉक पे BDO सर के पास जाता है, उनका भी साइन लगता है चेक वेरीफाई करने के बाद, फिर जाके आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो इस हिसाब से हमारे MLA साहब जो हैं वो पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है, पूरे सिस्टम को नकारा बता रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे वो एलिगेशन है, अगर जैसा कि उसका एलिगेशन है कि वो बांग्लादेशी लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये एक बेबुनियाद एलिगेशन कहा जा सकता है इसको, कि क्योंकि सिस्टम तो इतना, पूरे सिस्टम को चैलेंज करना किसी एक इंसान के बस पे नहीं है कि वो एक इंसान, एक BLO पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है, पूरे सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस को मतलब इस पे रख करके, चैलेंज पे रख करके वो किसी को नागरिकता दे रहा है। कहीं ना कहीं सर हमको एक बात समझ में आ रही है MLA साहब की बातों से कि सर एक बात तो ये समझ में आ रही थी कि वे शायद अच्छा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई बांग्लादेश के लोगों को यहाँ के नागरिकता क्यों देंगे हम। जी, लेकिन बिल्कुल, अभी बिल्कुल। फिर पता चला आपकी बातों से, और जहाँ तक मुझे जानकारी हुई कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन BLOs पर कि वो लोग खास कम्युनिटी को, मैं ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई वहाँ के लोगों को ये नागरिकता दे रहे हैं। अब बात ये पता चला कि भाई वहाँ के लोगों को ये दे ही नहीं सकता, इसके बस में है ही नहीं। तो भाई वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों के लिए BLO जो काम उनके इसमें होता है, जिम्मेदारी में होती है, वो कर रहे हैं। जी। उनको दिक्कत इस बात की है कि वो शेरशाहवादी
कौम को यानी शेरशाहवादी Represent कर रहा है। कम्युनिटी को क्यों बेलो बनाया गया? जी, तो भाई जी, जी। क्यों नहीं बनेंगे वो? देख- वो भी इसी देश के मूल्य निवासी हैं। जी वो उनके बारे में अच्छा सर ये बताइए, शेरशाहवादी ये जो है आया कहाँ से और है कौन? क्या ये लोग सच में बांग्लादेशी हैं या फिर उनका क्या असल हकीकत है? कुछ देखिए बता पाएंगे आप? ये जो है ना, इसके लिए आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा। जी। शेर शाह से आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे तो याद नहीं आ मैं रहा है। आपको बताता हूँ। आपको पता हो तो बताएं। शेर शाह शूरी जो है एक बादशाह हुआ करता था, जी, जी, हाँ। अफगानी बादशाह जो अफगानिस्तान से आए थे हिंदुस्तान। तो उसके आर्मी में जो पंजाब के मुसलमान थे, जो जीटी रोड बनाया है, ग्रैंड ट्रक रोड, जो शेरशाह शूरी ने बनाया है, जो इंडिया का मतलब लॉन्गेस्ट रोड बनाया जो था, रोड अभी सबसे है वो लंबी इंडिया रोड, के, हाँ। ग्रैंड ट्रक रोड शेरशाह शूरी ने ही बनवाया था उसको। तो उनके आर्मी में जो लोग पंजाब से बिलोंग करते थे, वो यहाँ मालदा वगैरह पश्चिम बंगाल में हाँ, जैसे मालदा है क्या, मुर्शिदाबाद एक मुर्शिदाबाद जगह हो है, गया, हाँ, मालदा। वहाँ पे आकर के बसे थे वो लोग। अच्छा। जब वहाँ पे आकर के बसे तो यहाँ के लोगों ने उनको नाम दिया शेरशाह जोर आबादी। शेरशाह को लेंगे तो शेरशाह शूरी के नाम से आया। जी, जी, जी। आबादी जब एक जगह बना, वहाँ पे आबादी बस गई, तो वहाँ पे उन दोनों को मिला करके शेरशाह वादी नाम दिया गया। मतलब ये वादी, हम लोग जानते हैं कि वादी किसी बस्ती को बुलाया जाता है, किसी एक जगह को बुलाया जाता है, पार्टिकुलर जगह को जहाँ पे लोग बसते हैं, तो उसको वादी नाम दिया गया, शेरशाह वादी। मतलब ये लोग जो है शेरशाह शूरी के फौज में से हैं। ये लोग जब यहाँ पे बस गए, यहाँ पे एक आबादी बन गया उन लोगों का, तो क्योंकि जाहिर सी बात है इनका जो बोलचाल था, इनका जो रहन सहन था, जाहिर सी बात है पंजाब से आए। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, हमारे किशनगंज में देख लीजिए, मारवाड़ी बिरादरी के लोग रहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल रहते हैं। जो अच्छा वो कहाँ से? मेवात से। मारवाड़ी कहाँ से आते हैं? राजस्थान से। मतलब वहाँ पे एक जगह है, वहाँ से वो लोग आए, यहाँ पे आकर के बिजनेस स्टार्ट किए। तो अब अगर इनको ये बोला जाए कि ये कहीं दूसरे देश से आए हैं, यहाँ का मूल निवासी बन गए, तो ये सरासर बेबुनियाद बात हो जाएगी। इसी तरह से आपको पंजाबी मिल जाएंगे हमारे इसमें। तो सीमांचल एक घुला मिला, समझ लीजिए, आपको अगर हिंदुस्तान का एक चेहरा देखना हो, अगर आप पूरा हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, तो आप सीमांचल आ जाइए, यहाँ आपको पंजाबी मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये एक गंगा जमुनी तहजीब जो है कहा जाता है, तो हम सीमांचल के इलाकों को ही कहा जाता है। और आप सुने होंगे, इससे पहले कभी भी इस तरह का मामला पेश नहीं आया, लेकिन अब जो ये बात उठाई जा रही है, किसी एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, उनको बीएलओस क्यों बनाया गया, वो बांग्लादेशियों को नागरिकता दे रहे हैं, तो ये एक संगीन मामला है। इसमें तो हमको शायद यही लग रहा है कि वो एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ एक कम्युनिटी को वो खुश करना चाह रही है। वो साफ मतलब नागरिकता पे सवाल नहीं उठा रही है, वो एक सिस्टम यानी उस पद पे बैठे हुए लोगों पर सवाल उठा रहा है। कैफी सर, आपको हम ये कहेंगे कि सर वो कुछ भी हो, वो आप किसी को एक को खुश कर रहे हैं, किसी एक को नाराज कर रहे हैं, ये आपकी दायित्व तो नहीं बनता है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप किसी एक खास कौम के लिए, किसी एक खास कम्युनिटी के लिए एमएलए नहीं बने हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी खास कम्युनिटी के वोट से आप एमएलए बने हैं, तो सर आप ऐलान कर दीजिए कि हम सिर्फ इन्हीं के वोट से हम जीते हैं। वरना नहीं तो आप सर ये देश के क्या कहते हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, आप सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन उनका एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद आप एमएलए हैं और आप विधायक हैं और आप फिर ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, ये आपको लेकिन हाँ, एक इसमें ये भी है, जैसे लास्ट टाइम अभी आपको पता ही होगा कि एसआईआर का मामला सामने आया। तो एसआईआर में सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया। वैसे डॉक्यूमेंट 2003 का एक लिस्ट निकाला गया कि उनमें उनका नाम है कि नहीं है। तो उसमें से आप बता दें मुसलमान कितने आए सीमांचल के? एक भी नहीं आया। और जो आए तो वो अदर कौम के थे, उनका ही नाम आया, एक भी नहीं आया। तो अगर ये बीएलओज बांग्लादेशी मुसलमान या बांग्लादेशी किसी को भी अगर नागरिकता दे रही है यहाँ की, तो फिर कहाँ लिस्ट में आया? एक भी? जी बिल्कुल, हमें एक भी लिस्ट में नाम नहीं आया। एसआईआर के टाइम पे कुछ बातें मुझे भी जहन में आई थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो बीएलओ हैं, तो उनके ज़रिए से कुछ बातें समझ में आई थी कि कुछ नेपाल के लोग जो हैं हमारे यहाँ शादी होने के बाद जो है वो लोग यहाँ बस गए
और कुछ शादी होने के बाद जो है लड़का यहाँ का और लड़की नेपाल की, तो कुछ ऐसे 2-4 केसेस आए थे। और शायद हमारे गांव में भी एक केस वैसे है, जो नेपाल के है, शादी करके वो यहाँ आए थे। उसके अलावा कोई यहाँ पे कोई ऐसा देखिए मामला नहीं आया। भाई साहब, सीमावर्तीय क्षेत्र में ये कॉमन सी बात है कि अगर, क्योंकि मोहब्बत की मेरा मानना तो ये है कि मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती है। लोग तो 7 समंदर पार करके भी इंडिया में शादियां कर रहे हैं। आपके पास एक ताज़ा जो न्यूज़ होगा, आप शायद किसी बीते दिनों कुछ आपको पता ही होगा, पाकिस्तान से एक सीमा नाम की लड़की जो आई थी मोहब्बत के थ्रू, तो वो ये एक मतलब चर्चा का विषय था। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इसका जो रिजल्ट है, इसका जो अंजाम है, क्या हो सकता है अगर आप ऐसे मुद्दों को, ऐसे एक गंगा जमनी तहजीब को, एक सीमावर्तीय क्षेत्र में ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जहाँ पे सरासर इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि मतलब एक प्रॉपर टारगेट किया जाता है एक खास कम्युनिटी के लोगों को। तो इससे क्या होगा कि भाईचारा खत्म हो जाएगी, भाईचारगी खत्म होगी। इससे जो है ना एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा हो जाएगा। जो हमारे सीमांचल एक खूबसूरती का मिसाल पेश करता है पूरे हिंदुस्तान में, वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। हमारे सीमांचल की बारे में बात आती है, अगर कहीं पे अगर कोई बात बोलेगा तो सबसे पहली बात यहाँ की खूबसूरती अगर बताएगा तो वो कहेगा कि सीमांचल अगर देश में सबसे खूबसूरत अगर गुलिस्ता है और फूलों का अगर बाग है तो वो हमारे सीमांचल को कहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी कौम और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब कोई इतने मोहब्बत से रहते हैं सर। आज तक हमारे यहाँ कोई इस तरह से दंगा नहीं हुआ। और सर आप इसके जो है शुरुआत ना करें सर। बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलात पे, ऐसे क्रिटिकल जो इश्यूज होते हैं उन पे ना गौर किया जाए। चलिए, और दूसरी बात ये है कि देखिए, समझने की बात ये है, जैसे हम लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं जी। आज कोई एमएलए आया और आपको ये कह दिया कि आपके पड़ोस में जो रहता है आपका मुस्लिम भाई है, जो आपके पड़ोस में रहता है वो तो बांग्लादेशी है, या वो बीएलओ कैसे बन गया, या वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो देखिए, हम 50 साल से रह रहे हैं, हम 100 साल से रह रहे हैं, एक दूसरे का पड़ोसी, एक दूसरे का हमदर्द है। लेकिन आज कोई एमएलए आता है, कोई नेता आता है, आपके दिल में जहर भर के चले आता है। इसका अंजाम क्या हो सकता है कि 5 साल बाद वो नेता नहीं रहेगा, लेकिन आपको, आपके जनरेशन को हमेशा वहीं रहना है। तो ये जो नफरती बीज बोया जा रहा है ना, ये नफरती बीज का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसमें तो एक चीज़ और है इसमें, ये तो फिर गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टारगेट किया जा रहा है इस हिसाब से। क्योंकि अगर अदर कंट्री से कोई किसी का नाम यहाँ चल रहा है तो उसको तो पार्टिकुलर पहले आना होगा, देश में घुसना होगा। तो हमारे जो सीमावर्ती है वो क्या कर रहे हैं? क्या वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कैसे घुस जा रहे हैं इंडिया में? सर कुल मिला करके हमने बात यही कहा, कुल मिला करके हमारी बातों से यही कैलकुलेशन निकलता है कि अग्रवाल जी माननीय विधायक, वो जो है एक पूरे सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल समर्थन करता हूँ उसकी बातों का। मैं भी चाहता हूँ कि भाई कोई बाहर का देश का आदमी हमारे देश में ना घुसे। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि मैं लेकिन उनका तरीका गलत है। वो अपने ही भाइयों को, अपने ही पड़ोस को टारगेट कर रहे हैं। मतलब आप उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के वोट से आप एमएलए बने हैं, और आप उंगली भी किन पे उठा रहे हैं? उन्हीं लोगों पे, ना कि आप उन लोगों पे। अगर आपको शक है कि कोई आया है तो आपने एक पूरा प्रोसेस किया, एक पूरा वेरिफिकेशन किया, उसके बाद भी आप इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि तो जो है उनको निकालिए, काम खत्म कीजिए। आज का इस चर्चा को हम यहीं समाप्त कर दें, खत्म करते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए चर्चे के साथ, किसी नई बात के साथ, किसी नई मुद्दे के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक शेरशाहवादी कौम के बारे में, शेरशाहवादी कम्युनिटी के बारे में था। शेरशाह नाम कैसे पड़ा, कहाँ से वो आए और कैसे वो यहाँ हमारे सीमांचल में बसे, ये सारी जानकारी हमने हासिल किया और इस पर चर्चा की है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला एपिसोड, अगला चर्चा में। जाते जाते हम आपसे यही उम्मीद करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि हमें फॉलो करें। और फिर आपको ये चीज़ पता है कि हमें
आगे तक पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत प्यार। आपको सपोर्ट करने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हमारे चैनल को जितना हो सके आप आगे और बढ़ाइए। लास्ट में तो यही कहेंगे कि फिर से नेक्स्ट पॉडकास्ट का आप लोग करिए बेसब्री से इंतजार, क्योंकि अगला गेस्ट कौन होगा फिर से मिलेंगे एक नए मेहमान के करिए साथ। इसका इंतजार। थैंक यू।